नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार इस्तीफा देने जा रही है, जिसके बाद उनकी सरकार ने भारत को लेकर विषैले जहर उगले हैं। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान ने एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। राफेल और सुखोई को मार गिराने का चल रहा है जंगी प्लान। अपने विदाई भाषण में शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। शहबाज शरीफ के बाद आखिर कौन होगा पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री, इस वीडियो में जानेंगे। एक तरफ चीन में मंदी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपए ने इतिहास रच दिया है। एक तरफ भारत से तोहफा मिलने के बाद नेपाली लोगों ने भावुक होकर भारत पर एक बड़ा बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को एक अविश्वसनीय गिफ्ट दिया है, जिसके बाद खुशी से मोदी भी झूम उठे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान में भारत को लेकर क्या चल रहा है। दोस्तों, पिछले साल अप्रैल में क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को अविश्वास मत के जरिए सत्ता से हटाया गया था। उनके बाद शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब इन्होंने भी इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। पाकिस्तानी लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त होगा। शहबाज शरीफ ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में 16 महीने के लंबे कार्यकाल को जीवन की सबसे कठिन परीक्षा करार दिया। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा कि मुझे अपने 38 साल लंबे राजनीतिक करियर में पहले कभी इतनी कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा, क्योंकि देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया था। तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई थी और राजनीतिक अराजकता थी। इसमें वो इमरान खान पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इमरान के कारण मित्र देशों से संबंध खराब हुए हैं। आतंकवाद में वृद्धि के बारे में शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में आने और बसने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान लहूलुहान हो चुका है। उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बिना कहा, अगर किसी पार्टी के नेता को आज सलाखों के पीछे डाल दिया गया तो हम इससे खुश नहीं हैं, और अगर कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी तो ये सही नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि हमारा 13 पार्टियों का गठबंधन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अनोखा गठबंधन है। हमारी सरकार में 1 सांसद से लेकर 80 सांसदों वाली पार्टियां शामिल हैं। इस बीच बिलावल भुट्टो की सराहना की और कहा कि उनका भविष्य काफी उज्जवल है। बलूचिस्तान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रांत अन्य प्रांतों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं, उनकी मांगें उचित हैं। मैंने उनकी उचित मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के विकास के बिना पाकिस्तान का विकास नहीं हो सकता। मिली जानकारी के अनुसार शहबाज शरीफ के इस्तीफा देने के बाद जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के राजदूत, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी उच्चायुक्त और भारत में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। अपने विदाई भाषण में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि क्योंकि वो एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में गए थे, इसलिए भारत ने मुख्य मीटिंग को वर्चुअल तरीके से कर दिया, ताकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत में आने से रोका जा सके। हालांकि ये कहकर वो पाकिस्तान को भारत के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन एससीओ की मीटिंग को वर्चुअल तरीके से आयोजित करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध माना जाता है। दरअसल एससीओ को एक पश्चिम विरोधी गुट के तौर पर देखा जाता है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते थे, लेकिन उनके आने से अमेरिका समेत यूरोपीय देश भारत से नाराज हो सकते थे। इनमें से कुछ देश भारत में आयोजित G20 में न आने का फैसला करके बहिष्कार भी कर सकते थे। ये देश वो थे जो G20 की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। बिलावल ने आगे कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 को वापस नहीं लाया जाता, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक बात नहीं हो सकती। आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने झेला है। हम इन पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भारत या अमेरिका ने हमें करने को कहा। हम अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए इन्हें कंट्रोल करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन इसी महीने शाहीन सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। इसी महीने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इसमें चीन और पाकिस्तान के लगभग सभी लड़ाकू विमान और अवाक सिस्टम हिस्सा लेने वाले हैं।
इसे खासतौर पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की युद्धक तैयारी के तौर पर भी देखा जाता है। इस युद्ध अभ्यास में चीन और पाकिस्तान के लगभग सभी लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। चीन और पाकिस्तान कई दशकों से भारत को 2 मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन सैन्य अभ्यास की शुरुआत भी इसलिए की गई। अभ्यास के दौरान चीनी वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना एक साथ हमला करने और हवाई क्षेत्र रक्षण का अभ्यास करती है। इस अभ्यास का मकसद भारत को एक बार में 2 मोर्चों पर उलझा कर रखना है। चीन और पाकिस्तान का मानना है कि इससे भारत की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी। शाहीन या ईगल अभ्यास में J-20 लड़ाकू विमान के भी शामिल होने की संभावना है। ये चीन का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। इस अभ्यास में J-16 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी शामिल हो सकता है। यह दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से इस युद्धाभ्यास में F-16 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका की मदद से इन विमानों को ओवरहीलिंग भी की है। वहीं दोस्तों, भारतीय रुपया एक और नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार के बाद अब भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम और भारतीय रुपए में व्यापार की दिशा में बातचीत कर रहा है। ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और तंजानिया जैसे देशों संग इस बारे में बातचीत चल रही है। अगर हमें रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना है तो हमें छोटे देशों से शुरुआत करनी होगी, जहां रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना आसान होगा। वहीं इसी बीच चीन की तरफ से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। चीन में भयंकर मंदी के संकेत मिलने लगे हैं। 2021 के बाद पहली बार उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की कीमतों में गिरावट आई। मतलब चीन में भी रिसेशन पनपने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि कमजोर मांग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रिकवरी में बाधा डाल रहा है। देश के आयात और निर्यात दोनों में उम्मीद से अधिक तेजी से गिरावट आई, क्योंकि चीनी उत्पादों की वैश्विक मांग में भारी कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त आयात में भी लगातार 9वें महीने गिरावट आई, क्योंकि उपभोक्ताओं ने वस्तुओं पर खर्च करने से इनकार कर दिया। कारों की कीमत में भी गिरावट आई। टेस्ला द्वारा कीमत में कटौती के बाद मूल्य युद्ध शुरू हो गया। अन्य ब्रांडों ने भी अपनी कीमतें कम कर दी। चीन की फैक्ट्रियां पहले से ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए कम शुल्क ले रही थी, लेकिन रिसेशन को देखते हुए अब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की कीमत और घटानी पड़ेगी। बीते महीने जून में चीन का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14.5% गिरा था, जो फरवरी 2020 के बाद उसके एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं दोस्तों, भारत ने नेपाल को एक बड़ा तोहफा देते हुए नेपाल वासियों को खुशी से झुमा दिया है। पूरा नेपाल पीएम मोदी को थैंक यू बोल रहा है। भारत ने 20 जुलाई को चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था। चावल निर्यात रुकने के कारण कई देशों की चिंताएं बढ़ गई। नेपाल भी उनमें से एक है। नेपाल को चावल की कमी का डर है। इस बीच खबर आ रही है कि भारत ने नेपाल को चावल की आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन दिया। नेपाल ने चावल की आपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया था। इसके बाद भारत सरकार ने नेपाल को कहा कि तुम मेरे पड़ोसी हो और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चावल की कोई कमी नहीं होने देंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक खुशखबरी के तहत भारतीय छात्रों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के कुछ दिनों बाद मैक्रोन ने भारतीय छात्रों को 5 साल का शेगन वीजा देने की घोषणा की है। इसके तहत फ्रांस में वर्ष 2030 तक भारत के 30,000 विद्यार्थियों का स्वागत होगा। शेगन वीजा किसी देश में प्रवेश करने और रहने की आधिकारिक अनुमति है। वीजा आमतौर पर उस देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया जाता है जहां यात्री जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इनमें से किसी भी खबर को आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखें। हम उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।